सभी का स्वागत अभिनंदन पुनः एक बार एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम करंट जीके की 2020 सीरीज की सिल्वर जुबली क्लास बनाने जा रहे हैं। देखिए क्लास नंबर 25। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने बराबर जो है वो क्लासेस को नोट किया है और साथ साथ में उसको ढंग से याद भी कर लिया होगा। आपने कितना याद किया है या कितना आप ढंग से क्लासेस को देख रहे हैं, बिल्कुल जो भी आपका अभिवादन का तरीका है, मैं नमस्कार सबको कर देता हूँ। सभी अपने अपने हिसाब से अभिवादन के तरीके को स्वीकार कर ले और क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। हमने जितनी भी क्लासेस को पहले कवर किया है उन सभी क्लासेस के अंदर जितना भी कंटेंट कवर किया है उनमें इस वर्ष 2024 में जो आरपीएससी मुख्यतः आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न, आपको पता है आरपीएससी रिपीट करती है क्वेश्चंस को, या हमें क्वेश्चंस अभी वर्तमान में किस ट्रेंड से आ रहे हैं उनको भी देखने का मौका मिलेगा। और आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है वो हमने क्लासेस में कवर कर लिए हैं और कितने हमें और कवर करने की आवश्यकता है। देखिए अभी जो आरपीएससी का एग्ज़ाम, एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था, साथ ही साथ में जो उनके जो आर्शिव डिपार्टमेंट है, आर्शिव डिपार्टमेंट में केमिस्ट का या जो भी रिसर्च स्कॉलर का, ये जितने भी एग्ज़ाम आप देखें आरपीएससी की साइट पे जाके थोड़ी मेहनत करें। अच्छा वो मेहनत क्वेश्चंस के रूप में हमने कर ली है, आपको केवल ये देखना है कि ये एग्ज़ाम इसी वर्ष कंडक्ट हुए हैं और इन एग्ज़ाम्स के अंदर देखो जनसंख्या वाले प्रश्न भी बहुतायत में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को करवाया नहीं जा रहा है क्योंकि वो प्रश्न करने से पहले हमने पॉपुलेशन के ऊपर जो 2 वीडियोस पहले डाल रखे हैं उनमें आप जाकर के देखेंगे तो कई प्रश्न जो है वो एज इट इज़ आए हुए भी हैं और कईयों पे हमें डेप्थ में अभी भी मेहनत करने की आवश्यकता है। करंट जीके की बात जहाँ तक की जाती है, आपको पता है कि कोई भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता, कितने डेप्थ में या कितनी आसान बातों को वो सीधा पिक कर लेते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल सभी आगे से आगे शेयर भी कर दें ताकि ये सेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। आज ये जो परीक्षा आपकी है कि आपने कितना ढंग से पुरानी कक्षाओं को देखा है और कितना आप जवाब दे पाते हैं, ज़्यादातर मेरा ध्यान आपके ऊपर होगा कि आप कितना जवाब सही दे पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गणेश जी का नाम लेकर के अपनी सिल्वर जुबली क्लास। ठीक है भाई, आइए सभी को शेयर कर दें एक बार के लिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आप जानते हैं। राजस्थान में सीएम युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत जो है वो पुरुष और महिला बेरोजगारों को कितना भत्ता दिया जाता है, हमने पहले कवर किया हुआ है, फटाफट से इसका जवाब दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता बताएं फटाफट से। बिल्कुल ये प्रश्न पहले की क्लासेस में कवर, देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बेसिकली व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के सारे टॉपिक्स आपने देखे होंगे, चाहे वो सूचकांक है, चाहे वो खेल पुरस्कार है, चाहे वो जो है वो विभिन्न प्रकार की बुक्स है। आपने अभी तक भी अगर वीडियोस को नहीं देखा है 25 क्लासों के बाद भी, या आप नए नए जुड़े हैं तो जाकर के जरूर देखें, तो आपको अभी होने वाली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न हमने कवर किए हैं आसान लगने लगेंगे। देखें ये जो प्रश्न है बेरोजगारी भत्ता, ये कितना दिया जा रहा है प्रति माह, देखो इसमें प्रति वर्ष भी आया हुआ है तो इसीलिए ध्यान से देख करके करें। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 4,000 और 4,500 रुपये प्रति माह क्रमशः दिया हुआ है। देखो 4,500 रुपये न केवल महिलाओं को बल्कि जो दिव्यांग हैं उनको भी दिए जाते हैं और साथ साथ में जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी 2019 से समय समय पर
राशि में बदलाव किया गया और वर्तमान में पुरुषों को 4,000, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर को 4500। ठीक है, और ये जो है वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाता है या उनको नौकरी मिलने तक। ठीक है, और राजस्थान में जो एक संस्था है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता निदेशालय, जिसको शॉर्ट में हमने कह सकते हैं RDSDE, RDSDE, यानी जो भारत का कौशल और उद्यमिता मंत्रालय है उसके अधीन ये संस्था कार्यरत है और इसके द्वारा प्रति माह पुरुषों को 4,000 जबकि महिलाओं को 4,500 रुपए दिए जाते हैं। आगे देखें, आज अधिकांश जवाब मैं आपसे अपेक्षित रखूंगा, सभी 1-2 विद्यार्थी नहीं, सभी जवाब नहीं। देखिए, मई 2024 में दूरदर्शन DD किसान चैनल के द्वारा लॉन्च किए गए एंकर्स का नाम बिल्कुल बताएं फटाफट से। रानी एवं कृषि, भूमिका एवं राजा, कृषि एवं भूमि, फार्मर एवं नंदिनी। जल्दी बताएं भाई, सही जवाब हो जाएगा कृषि एवं भूमि। आपको पता होना चाहिए कि 26 मई, तारीख नहीं पूछेंगे, 26 मई 2024 को DD किसान ने चैनल जो है दूरदर्शन में, उन्होंने भी अपने AI जो है वो लॉन्च किए हैं, उनका नाम रखा गया है कृषि और भूमि। जारा सतावरी कौन है? ठीक है, केंजा जाइली, सना, ये सब नाम आप सुन चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ये प्रश्न जो है वो आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा फोकस राजस्थान के ऊपर जो है वो धीरे धीरे आएगा अब क्लासेस के बाद में। अब हम राजस्थान के एक एक टॉपिक पे जाकर के बात करेंगे और राजस्थान में क्वेश्चन जो है वो डेप्थ में आते हैं, तो उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न है। देखें, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, RAJ, राजस्थान CES कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, इनके अंतर्गत संचालित जो 303 महाविद्यालय की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, उसका संयोजक किसे बनाया गया है? ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, फटाफट से देखें भाई, जवाब दें। देखिए, राजस्थान में कई महाविद्यालय जो हैं वो 46 के आसपास गवर्नमेंट एडेड है, जबकि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके कार्यकाल में लगभग 300 से अधिक जो है वो महाविद्यालय ओपन किए गए। तो जैसे जिले बनाए गए, उनके पुनर्निर्धारण के लिए आपको मैंने बताया था कल ही, ललित के पवार समिति बनाई गई थी जिन्होंने रिपोर्ट उप समिति को दे दी है। वैसे कॉलेजों के जो है वो क्या कॉलेज मानकों के अनुसार उनको आवंटित किया गया है, उसके लिए नियुक्त की गई समिति का संयोजक किसे बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये डेप्थ वाला क्वेश्चन है। देखिए, प्रोफेसर शोभाराम शर्मा, मनोज दीक्षित, BL चौधरी, कैलाश चंद सोडानी। सही जवाब होगा कैलाश चंद सोडानी। आपको बता दूं VMOU कहां पर है भाई? VMOU जल्दी से बताएं, VMOU की फुल फॉर्म। जो भी टीचर आप लग जाएंगे, कोई मान लो 3rd ग्रेड में लेवल 1 में लगता है, वो बाद में BEd करना चाहें तो वो BEd कहाँ से कर पाएगा? VMOU से। राजस्थान में VMOU कहाँ पे है? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? कोटा में। और शायद इस वर्ष इन्होंने BEd का प्री-BEd का पेपर भी कंडक्ट करवाया था। इसके जो वाइस चांसलर है कौन है? कैलाश चंद सोडानी, जिन्हें 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु संयोजक नियुक्त किया गया राजसैस के अंतर्गत। देखिए, BL चौधरी आपने नाम सुना होगा, पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर में है, अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी चेयरमैन रहे थे। शोभाराम शर्मा भी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो चांसलर है। मनोज दीक्षित जी जो हैं वो MGSU, कहाँ है MGSU? बताएं फटाफट से। MGSU जिसका पूर्व नाम अलग था, क्या था? बीकानेर विश्वविद्यालय, और ये नाम क्या हो गया? महाराजा गंगा सिंह जी यूनिवर्सिटी, ये बीकानेर में है। इनके वाइस चांसलर कौन है?
मनोज दीक्षित। तो आप सही जवाब इसका देंगे कैलाश चंद सोडानी, राज सहस 303। नेक्स्ट देखें, निम्नांकित में से भारत में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, कल वाली क्लास अभी तक कई बच्चों ने नहीं देखी है तो जाकर के देखें। कल वाली क्लास का हमारा टॉपिक था चर्चित व्यक्ति एवं स्थान भारत एवं राजस्थान। चर्चित व्यक्तियों की बात हो रही थी, कल ही हमने इसको कवर किया था। क्या था देखिए, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसको मिला था, फटाफट से बताएं भाई, जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है। आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला का संबंध कौन से राज्य से है आपको पूछे तो छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में आप कह सकते हैं कि पर्यावरणविद हो गए और ये एक्टिविस्ट है, जनजाति है, वहां पे जनजाति रहती है, एक्टिविस्ट। तो जनजाति एक्टिविस्ट है ये। इन्होंने जो वहां पे 4.4 लाख हेक्टेयर से अधिक का जो खुली वन था जहां पे कोल माइंस को अलॉट की गई थी, उनको बचाने में इन्होंने योगदान दिया। और गोल्डमैन व्यक्ति का नाम है, गोल्डमैन एक दंपति का नाम है जो 1989 से ये पुरस्कार देती है। और मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि ये ग्रीन नोबेल है। नोबेल प्राइज जो होता है सर्वोच्च है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये ग्रीन यानी हरित नोबेल, यानी जो पर्यावरण संबंधित पेड़ पौधों की रक्षा के लिए करते हैं, आलोक शुक्ला। ये ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, देखो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। मेधा पाटकर भी आपने नाम सुना होगा, सोशल एक्टिविस्ट है, काफी चर्चा में रहती है। नेक्स्ट देखें, एक प्रश्न क्या है, मई 2024 में एडीटी, एडीटी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, यानी कोई भी नवाचार के क्षेत्र में, अमेरिका लिखा हुआ भी होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वर्जीनिया प्रांत है वहां पे स्थित एक संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है वो अपने पहचान बनाती है, उनको पुरस्कार से नवाजते हैं। बेस्ट कैटेगरी अवार्ड 16 अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने 16 जनों को दिया। उसमें भारत की कंपनी महारत्न कंपनी न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इसको कौन सा स्थान हासिल किया गया आपको ये बताना है। तो आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको तृतीय स्थान मिला, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को थर्ड प्राइज। दो अन्य कंपनियां बाहर की थी, विदेश की, इसे मिला थी। अच्छा, इसमें भी एक कैटेगरी थी बेस्ट फॉर बेस्ट, यानी बेस्ट में भी बेस्ट। इनमें भारतीय कई कंपनियां नामित थी, जैसे टीसीएस, क्या फुल फॉर्म होती है कमेंट बॉक्स में लिखें, टीसीएस, ठीक है। साथ ही साथ में जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा विप्रो, ठीक है। इसी प्रकार से HCL टेक, इन सभी को बेस्ट ऑफ बेस्ट का अवार्ड, इन्फोसिस, ये भारत की नामी कंपनियां हैं, इनको बेस्ट फॉर बेस्ट कई वर्षों से मिल रहा है। तो ये ध्यान रखें, TCS, विप्रो, HCL और रोशनी नाडर मल्होत्रा मैंने बताया था। इन्फोसिस के मेन ओनर या फाउंडर कौन है, आपको एक तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है और साथ में इसके ओनर के बारे में भी नाम लिखना है। तो ये ध्यान रखें, ATD USA द्वारा NTPC को जो अवार्ड मिला उसमें स्थान कितना था, तीसरा स्थान था। नेक्स्ट देखें भाई, बिल्कुल ये अभी महीने 2 महीने पहले हुई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। और आगामी आपको पता है RS की वैकेंसी भी आ चुकी है, शिक्षक भर्ती भी आने वाली ही है, और अभी CET के एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं, तो भर्तियों की भरमार है। और उनमें अगर ये क्लासेस ढंग से देखी हुई, नोट की हुई होगी, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्लासेस के अंदर जो साथ साथ में समरी में पॉइंट लिखे जाते हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को भी ध्यान से सुनते हो तो आप प्रश्न को सही कर सकते हो। क्योंकि प्रश्न को किसी भी तरह से मरोड़ के
आपको पेश किया जा सकता है। तो अगर आपने, वही बात है कि ढंग से उसको समझा हुआ होता है तो गलत होने की गुंजाइश नहीं होती। देखें, जैसे ये वाला प्रश्न कल अपने चर्चित व्यक्तियों की बात कर रहे थे, उन्हीं में आया था ये प्रश्न। देखिए क्या था, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा 17 जिलों के लिए कमेटी घोषित की गई थी। इसमें क्या पूछना है, उप समिति का सदस्य नहीं है पूछा है। क्या कल मैं आपको बता चुका हूं, इस उप समिति में टोटल संयोजक सहित 5 सदस्य थे। आपको बताना है कौन सा सदस्य नहीं है। देखिए, सुरेश सिंह रावत तो है, और आपको मैंने बताया था कौन सा मंत्रालय है इनके पास में, जल संसाधन, ठीक है। हेमंत मीणा बिल्कुल इनका भी नाम था, और ये कौन से विभाग से संबंधित थे, राजस्व विभाग इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट बात करें, जोगाराम पटेल, क्या ये है क्या, जल्दी से बताएं भाई। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप इनको देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी भी थे। सही जो जवाब है नहीं में पूछा है जोगाराम पटेल, इनके पास कानून व न्याय राज्य मंत्री का पद इनको मिला हुआ है। जबकि युवा व खेल जो मंत्रालय है वो किनके पास में, क्योंकि पूर्व में निशानेबाज खिलाड़ी रहे हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। अच्छा, तो फिर एक नाम रह गया, कल मैंने आपको बताया था क्लास में, फटाफट बताएं। मैंने ये भी कहा था कि मैं नाम गलत लिख रहा था, उनको मैंने सुधार किया था, आपको पूछा भी था, कई बच्चों ने जवाब नहीं दिया है कि कैलाश चौधरी जी, गलती से मैं नाम लिख दिया था, जबकि एक्चुअल में नाम क्या था, कन्हैया लाल चौधरी। ये चौथे मेंबर थे PHED, इनके पास मंत्रालय ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, ये उप समिति जो थी, इसके संयोजक कौन थे, संयोजक थे कौन भाई, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी। और समिति जो बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ललित के पंवार। अब घुमा करके कुछ भी पूछे, एक ये आपके सामने बात आएगी, इन 4 नामों को आपको भूलना नहीं है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, देखिए वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI, देखिए आपने नाम सुना होगा पहले, सिप्री, क्या नाम है, स्टॉकहोम, किसकी राजधानी है, स्वीडन की। इंटरनेशनल, पहले नाम देखें, पीस यानी कि शांति, R से रिसर्च, I से इंडेक्स है क्या, सिप्री रिपोर्ट। सिप्री जो एक संस्था है स्टॉकहोम के अंदर, वो सेना, विभिन्न देशों की सेनाओं के द्वारा जो भी वेपन्स तैयार किए जाते हैं, वॉर हेड, या जितना भी खर्च किया जाता है, उन रिपोर्ट्स को जारी करती है। स्टॉकहोम में संस्था है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संबंधित भी। तो आपने ये देखा होगा कि पहले प्रश्न आया था कि सिप्री की रिपोर्ट जो आई थी, उसमें अलग अलग वॉर हेड जो तैयार किए गए थे, उनमें भारत जो है वो चौथे स्थान पे पहुंच गया था। चौथा था क्या, वहां पे अमेरिका, रशिया के पास मैंने बताया था 90% ज्यादा के हथियार है। फिर बाद में चाइना 500 के आसपास, और इंडिया 4th नंबर पे था 172। फिर बाद में इसराइल, पाकिस्तान 170, इसराइल 90। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व सैन्य खर्च। देखिए, सैन्य खर्च का आंकड़ा है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस बारे में है देखें, देखो पूरी दुनिया में जो ओवरऑल जो खर्च किया गया है वो है 2443 बिलियन डॉलर। यानी पूरी दुनिया में जो है वो अपने
सैन्य खर्च को कितना कर लिया है, 2443 बिलियन डॉलर। मिलियन भी नहीं है, बिलियन। क्या होते हैं मिलियन बिलियन, पहले बता दूं भाई। 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, मिलियन। और 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं, बिलियन। साइंस वाले आर्ट्स वाले ध्यान दें, किसी के मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, हम भी 100K की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये मिलियन बिलियन का आंकड़ा भी ध्यान रखें। इतना सैन्य खर्च जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो किया गया था 2022 से 23 से। 23 की रिपोर्ट है, ध्यान दें, 24 में आई नहीं है, वो आगे आएगी। इसमें टोटल गत 2022 की तुलना में 6.8% की वृद्धि हुई। लेकिन हमें पूछा गया है भारत का, तो पहले बता दूं भारत का स्थान इसमें चौथा है। जैसे उसमें भी चौथी रैंक पे था, वॉर हेड में भी, इसमें भी चौथा है। अच्छा, इसमें भारत ने 83.6 बिलियन, 83.6 बिलियन डॉलर की राशि खर्च की है। और भारत ने गत वर्ष की तुलना में 4.2% की वृद्धि की है। वृद्धि कितनी की है ये पूछा जा सकता है, कितना सैन्य खर्च भारत ने किया ये पूछा जा सकता है, या वर्तमान में भारत का स्थान कौन सा है, दोनों में चौथा है। तो ये आपके लिए एक साथ याद करने में इजी रहेगा। देखें एक जानकारी और, यहाँ पे अगर आपको पूछे पहला, तो पहला वहां पे भी अमेरिका है, तो यहाँ पे भी अमेरिका है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, रूस। थर्ड नंबर पे कौन है, चीन। और फोर्थ नंबर पे इंडिया आ जाए। तो ये बहुत ही सिपरी की रिपोर्ट पे जो है वो विज्ञान में भी आते हैं प्रश्न, व्याख्याता भर्ती में, और जो करंट जीके का भी प्रश्न बनता है। तो सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और ध्यान दें। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया। तो आपको मैंने अभी बताया था, कल वाली क्लास में भी बताया था, कि राजस्थान जो है वो बेहतर जल सूचना प्रणाली के लिए डैशबोर्ड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इन्होंने इसी वर्ष जो है वो मार्च के अंदर 2024 में ये घोषणा, 15-16 मार्च। अच्छा, अभी मैं नाम लिखा था सुरेश सिंह रावत जी, ये इनके पास मंत्रालय है। देखो डैशबोर्ड में क्या सूचना मिलेगी, डैशबोर्ड में सूचना मिलेगी कि जो बांध है, बांधों में पानी की स्थिति, यानी अपने कृषि कार्य में या कितना पानी छोड़ना है, कितना इकट्ठा हो चुका है, इसकी एट द पॉइंट, एट द टाइम जानकारी जारी होने के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है। कब जारी किया गया, ये हो गया कौन से मंत्रालय से जारी किया गया, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, मार्च 2024, ये भी आपके लिए नई जानकारी। नेक्स्ट देखें, बिल्कुल कल का रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, चर्चित भारतीय व्यक्तियों में। देखिए फिल्म का नाम भी आया हुआ है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन, वन या नहीं है, वन, वन टू नो, KNOW, उसके निर्देशक जिन्हें 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ पुरस्कार मिला। कल मैंने बताया था ला सिनेफ, कल वाली क्लास में आप जाके देखें, ला सिनेफ दोनों प्रथम और तृतीय पुरस्कार भारतीयों को मिला। उनमें प्रथम किसे मिला, आपके सामने ऑप्शन है, किसे मिला भाई, चिदानंद नायक। और कौन सी भाषा में, कन्नड़, कन्नड़ भाषा में 16 मिनट की इनकी शॉर्ट मूवी के लिए सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो के लिए 77वें कांस फिल्म में ला सिने पुरस्कार। कांस कौन से देश में है, कल बता चुका हूं मैं, फ्रांस में। ये नवोदित जो भी निर्देशक है, कलाकार है, उनके, अच्छा ये 14 मई से लेकर के 25 मई तक चला। ये वहीं पे बिठा करके मूवीज को देखते हैं, एक जूरी होती है जो डिसाइड करती है कि किसने, यानी FTII के अंदर ये ट्रेनिंग ले रहे थे और इनको इस वर्ष जो है वो ये पुरस्कार मिला। पायल कपाड़िया, ये इनको पुरस्कार मिला था ग्रांड प्रिक्स, डायरेक्टर है ये।
और इनको किस कृति के लिए मिला वो भी देखें। ऑल वी इमेजेस, ऑल वी इमेजेस एज लाइट, ऑल वी इमेजेस एज लाइट, इतना कृति ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। कल वाले क्लास में हमने बात भी की, चिदानंद नायक, और बनी हुड को तीसरा मिला था, ये ध्यान दें। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण आ चुका है। सन मैंने बताया भी था, किसी बच्चे ने देखा हो तो SUN है, SON नहीं है। मोबाइल की लत छुड़ाना याद आ गया क्या? मिशन संरक्षण, संरक्षण का उद्देश्य अभी मई जून के अंदर जो है वो गोपालन, गोपालन विभाग है, उसकी जो अध्यक्षा है, नाम नहीं पूछेंगे फिर भी ध्यान रखें, डॉक्टर शीला दीक्षित। शीला नहीं, शीला दीक्षित तो नाम जो है वो दिल्ली की पूर्व CM शालिनी दीक्षित, इनके निर्देशन में मई में ये अभियान चलाया गया कि जो बेजुबान जानवर है उनके लिए पाड़सी रखे जाए पानी के लिए, या ऐसे टीन शेड का निर्माण किया जाए ताकि उन्हें धूप से, ताप आघात से बचाया जा सके, लू से। गोवंश व पक्षियों को लू व ताप घात से बचाने के लिए संचालित किया गया एक अभियान, मिशन संरक्षण, सूरज की UV रे से, अल्ट्रा वायलेट रे से। अगला, युद्धाभ्यास संबंधित काफी प्रश्न हमने किए, ये भी जो मैंने डिस्कस पहली क्लास में किया हुआ है, जो अभी रिसेंट में हुआ है, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग 24, ये रिसेंट में है तो अभी क्लासेस चल रही थी तो उनमें बराबर में बनेगा। देखिए इसमें निम्न देखो, रेड फ्लैग युद्धाभ्यास जो है वो, इसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। यह बहुराष्ट्रीय, इसमें काफी राष्ट्र, भारत, अमेरिका, फ्रांस, सारे देश भाग लेते हैं। हवाई युद्धाभ्यास है, हवाई अभ्यास है सॉरी, तो इसमें अमेरिका में आयोजित किया गया, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया है ये बात ध्यान दें, यह आयोजन 27 मई से 7 जून तक नहीं हुआ था, ये हुआ था 4 जून से लेकर के 14 जून तक, और ये अमेरिका में एक जगह है, उसका नाम है, अमेरिका में स्थान का नाम भी देख लें ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप बता सकें। जो एल्सन एयर बेस है, अमेरिका में एक एयर बेस है, उसका नाम है एलिसन या एल्सन एयर बेस, यानी वहां आयोजित हुआ, लेकिन तारीख जो है वो थोड़ा सा गलत है। तो देखो, युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हो रहा है, यहीं तक बात रहती नहीं है। आजकल प्रश्न ऐसे ही आते हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, तो ऐसे अपने भी अभ्यास करते ही हैं सिंपल प्रश्नों की बजाय, तो ये भी ध्यान दें। तो एक पॉइंट को ढंग से आपको पढ़ना है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही है 4, तो पहला कथन तो असत्य है। भारतीय वायुसेना से इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया, ये बात सही है। देखो केवल राफेल नहीं थे, IF-71, IFS-39, ये सभी भी थे। राफेल को पहली बार शामिल किया गया था, ये बात सत्य है। तो इसमें जो सही कथन है वो कौन सा हो जाएगा, केवल 2। इससे पहले कमेंट लगा दिया था क्या? बिल्कुल। तो राफेल, अच्छा मेरा पहला प्रश्न, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं, पहला प्रश्न आया नहीं है, आप ये बताएं राफेल विमानों का सौदा जो है भारत ने किस देश के साथ किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेड फ्लैग 4 जून से 14 जून, एल्सन एयरबेस अमेरिका में। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए स्टॉप डायरिया कैंपेन बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है, पहले राजस्थान में हेल्थ संबंधित प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है। देखिए स्टॉप, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा, तो ये तो बंद हो चुका है अभी, मतलब इसको एक अवधि थी 1 जुलाई से कितनी थी, अभी गया है ना, गया थोड़ी है, 31 अगस्त जो है वो
मतलब 30 सितंबर दिया हुआ है वो नहीं है, 31 अगस्त जो अभी गया है उसी के दौरान वो संचालित हुई थी। यहाँ तक ही ये था अभियान। और राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन जो है RMCS ये ORS के और जिंक दवा को निःशुल्क देंगे। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने बताया था ORS के 2 पैकेट और साथ में जिंक टैबलेट का पता दिया जाएगा। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं जिन्हें डायरिया न हो इसको रोकथाम के लिए। और ये मैं बता दूं आपको, केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने तो इसी वर्ष 24 जून 2024 को पोस्टर जारी करते हुए इसका ऐलान किया था। उसी को बाद में राजस्थान में कब ऑप्ट कर लिया गया, 30 जून 2024 को। यानी जब आपको मैंने बताया था सीएम साहब टोंक की यात्रा पे थे, उन्होंने वहां पे कई घोषणाएं की थी, उनमें से ये भी है स्टॉप डायरिया अभियान। ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक का कैंपेन था। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? एक तो असत्य है लेकिन 2 सत्य है, ये बात सही। राज केंद्र सरकार का पूछे 24 जून, राज्य सरकार में कब इसकी जो पोस्टर विमोचन किया गया या कब से घोषणा की गई, वो था 30 जून। नेक्स्ट देखिए, आज के सारे प्रश्न जो है वो कवर करने पर आपको अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर कम से कम 2 से 3 प्रश्नों का फायदा होगा, ये ध्यान दें। और आगे की भी क्लास एक जो है वो इसी पे बेस्ड में देने की कोशिश करूंगा। देखें, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये भी पहले क्रॉस मैच में आया हुआ है। अशोक गहलोत जी, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? टीकाराम जूली। और ये अलवर ग्रामीण से है और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। और आपको बताया भी था कि एक जो जवाब देना इसका सही जवाब टीकाराम जूली होगा। आपको ये जवाब देना है कि जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो विधानसभा कौन सी चल रही है वर्तमान में? 16वीं है क्या? 16वीं विधानसभा में जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई है, उन समितियों में से टीकाराम जूली जी जो है वो कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं, आपको ये बताना है। नेता प्रतिपक्ष तो है लेकिन किस समिति के अध्यक्ष ये बताना है। ठीक है, बाकी और बाकियों के भी जो है विधानसभा के क्षेत्र जो है उनके बारे में भी आप डैश करके लिखें। शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत पूर्व सीएम। देखिए नेक्स्ट, मई 2024 में दिल्ली के अंदर जो है वो राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, कौन सी? इंडिया स्किल स्किल पे इंडिया जो है वो स्किल इंडिया, आपको पता है एक अलग से साइट बनी हुई है। इन्होंने प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई, उनमें विभिन्न श्रेणियों में ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न नया है आपके लिए। राजस्थान के कितने पदक जीते गए, कितने प्रतिभागियों के द्वारा? तो ये देखें, आपको देखो, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 19। देखो टोटल जो है वो 29 तो प्रतिभागी थे और उन्होंने 19 पदक जीते। अच्छा, ये तो पूछ लिया गया है, तो अब क्या संभावना है? आपको ये पता होना चाहिए उन 19 पदकों में 2, 3, 5 और 9। तो 2, 5, 3 और 9, 2 पदक जो है वो तो स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, और ये जो है वो पदक हो जाएंगे आपके मेडल ऑफ एक्सीलेंस। मेडल ऑफ, बहुत सी प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया भी होगा बचपन में, अभी भी लेते रहते हैं। कॉन्सोलेशन प्राइज होता है सांत्वना देने के लिए, तो वो 9 दिए गए। तो टोटल कितने पदक मिले? 19। अच्छा, स्वर्ण पदक का थोड़ा सा याद रख लेंगे कि स्वर्ण किस दिन को मिले, तो स्वर्ण का ध्यान देंगे। देखो, एक तो श्रेयांश शर्मा, इनका संबंध है पिलानी से।
श्रेयांश शर्मा जिनका संबंध पिलानी से इंजीनियरिंग वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे केमिकल लैब के अंदर इन्होंने काम करते हुए स्वर्ण जीता। जबकि एक स्वर्ण पदक और ध्यान रखें, वो किसको मिला? वो मिला जोधपुर की पारुल को। पारुल जो है, इनका संबंध कहाँ से? जोधपुर से। इनको वुमन कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रतियोगिता में एक तरह से डिजाइनर के रूप में, कपड़े डिजाइनर के रूप में इनको फैब्रिक के लिए मिला था। पारुल जोधपुर और श्रेयांश शर्मा पिलानी से। स्वर्ण का ध्यान रखें, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल पदक जीते उन्हें अच्छा संस्था है राजस्थान में, RSLDC, नाम सुना होगा आपने, राजस्थान स्टेट लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो राजस्थान राज्य आजीविका एवं विकास जो संस्थान है, वो उसके तत्वाधान में, यानी वो इनका चयन करती है प्रतिभागियों का, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो है वो टोटल 19 मेडल जीते इस वर्ष स्किल इंडिया के प्रोग्राम में। नोट कर लिया ना आपने भाई? श्रेयांश शर्मा और पारुल टोटल 19, RSLDC इतना नहीं ध्यान में। पहले बीकानेर के अंदर जो डायरेक्टरेट है उनके अंदर IAS अधिकारी रहे थे P किशन, शिक्षा विभाग इसलिए थोड़ा ध्यान में रहता है। P किशन जो पहले डायरेक्टर रहे थे, वो इसके अभी महानिदेशक है RSLDC के, आजीविका मिशन चलाते हैं। इनके चयन से या इनके देख रेख में जो है टोटल 19 पदक जीते गए। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी आया हुआ है, मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग अगर आप गौर करेंगे तब आप इसको कर पाएंगे। देखो, ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इस वर्ष जो 2024 में वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, इनमें भारत के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीते। अब पदक जीते, कितने पदक जीते? 2 जीते। क्या जीता? रजत, कांस्य, स्वर्ण बता सकते हो, लेकिन इतनी डिटेलिंग में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार जो मैंने पूर्व कक्षाओं में भी करवाया था पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर, उनमें मैंने उन खिलाड़ियों के टाइमिंग को, उनके पॉइंट को भी मेंशन किया है। तो पेरिस ओलंपिक वाली क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, सरबजोत सिंह, आपने नाम सुना है, इस बार मनु भाकर के साथ में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ने फाइनल में इतने अंकों के साथ में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण जीता। स्वर्ण जीता सभी को पता है, मैंने क्लास में बताया था। 242.7, क्योंकि विश्व स्तर का कंपटीशन है, पॉइंट भी ध्यान रखें, ये बात सही है। और ये भी गौर करना जरूरी होता है, कभी कभी 10 मीटर एयर राइफल लिख देते हैं तो ये पिस्टल के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखें। तो ये बात तो सही है, पॉइंट वाला ध्यान रखें। 242.7। सिफत कौर सामरा, इन्होंने कहां से पदक जीता था और कहां से जीता, ये बात सही है, लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो यहां पे है। सिफत कौर सामरा जो है 25 मीटर राइफल शूटिंग की प्लेयर नहीं है, ये है 50 मीटर राइफल, और साथ में एक वर्ड और है, 3 पोजीशन। इनके खेल के प्रकार को अगर आप भूल गए तो पेपर में प्रश्न अटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये इनका, ये भी एक प्रतियोगिता होती है 25 वाली, लेकिन सिफत कौर सामरा का संबंध जो है वो किससे? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। तो इसमें पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही नहीं है, केवल एक सही हो जाएगा, ये सुधार कर लेंगे आप और इसको याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, हाल ही में एक भारतीय ने भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI के बारे में जो हमने बातें की है, जितनी भी बातें की है, चाहे बुक की हो, चाहे जितने भी प्रोडक्ट निकले AI वाले, उनमें से बाहर बात जाएगी नहीं। यशोदा दुर्गा लक्ष्मी देविका, देखो अमेरिका के अंदर जो बना था ना, अमेरिका में एक लैब है कॉग्निशन लैब,
कॉग्निशन लैब। देखो अमेरिका में लैब है, उसका नाम है कॉग्निशन लैब। उन्होंने तैयार किया था डेवन को, और डेवन को टक्कर देने हमारी कौन आ गई, देविका इंजीनियर ने तैयार किया इसको। तो ये ध्यान रखें। बाकियों के नाम झारा सतावरी सब में कल की क्लास बता चुका हूँ, पहले भी आपको करवा चुका हूँ। देखें राजस्थान में छोटू और मुन्ना, बिल्कुल छोटू और मुन्ना आ गए हैं। छोटू कितने किलो का है भाई, छोटू है 5 किलो का, और मुन्ना कितने किलो का है, 2 किलो का। छोटू 5 किलो का है तो इसकी कैपेसिटी 20 सिलेंडर रखे जा सकते हैं, और मुन्ना 2 किलो का है तो 50 सिलेंडर। कौन रखेगा, ये जानकारी दे दी गई है रसद विभाग को। हमने डिटेल में स्टडी किया है, इसमें इजी पूछा है, गैस सिलेंडर के टाइप है। पहले छोटू आया फिर मुन्ना आ गया। रसद विभाग ने किस संस्थान IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में एक साझेदारी की है कि रसद विभाग यानी जो भी डीलर है जो राशन देते हैं उनके यहाँ से आप जो है वो, ये सब्सिडी वाले नहीं है, बिना सब्सिडी के हैं, आप गैस सिलेंडर जो है वो ले सकते हैं। ये ध्यान रखें, तो ये भी नोट कर लेंगे बात। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रोफेसर दलपत राज पुरोहित को अमर उजाला, कल की क्लास में ही हमने जो चर्चित व्यक्तित्व में देखा था पुरस्कारों में, इनकी किताब को पुरस्कार दिया गया है। किस पुस्तक के लिए बताया था कि मैंने कल, पढ़ ले, दादू पंत और सुंदर दास की कविता आरंभिक आधुनिकता, सुंदर के स्वप्न। तो पहले भी किताबें लिखी है लेकिन अभी जो इनको मिला है वो मिला है सुंदर दास जी के स्वप्नों के बारे में। सुंदर दास जी हिंदी के जो है वो कवि रहे हैं पहले, ठीक है, तो उनके स्वप्न। अच्छा इनका संबंध कहाँ से, ये जो है भारत से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में आप ध्यान देंगे इनका जो संबंध है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ठीक है, वहां पे ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। और राजस्थान में इनका संबंध पूछा जाए तो पाली से। सुंदर के स्वप्न, दलपत राजपुरोहित, कंफ्यूज नहीं होना, दलपत राजपुरोहित, सुंदर के स्वप्न, गजे सिंह राजपुरोहित, पड़कती प्रीत। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न और थीम पर आधारित, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 22 मई को। इसकी थीम क्या थी, एंश्योर फ्यूचर फॉर हैप्पी लाइफ, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बी पार्ट ऑफ द प्लान। हमें सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनना है, पहले प्लान का तो बनो, प्लान का हिस्सा बनोगे। हमारा प्लान है कि जो है आपको आगे की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो गलत ना हो, तो उस प्लान का हिस्सा बनिए, सॉल्यूशन तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो बी पार्ट ऑफ द प्लान पूर्व कक्षाओं में बताया हुआ है। 22 मई जैव विविधता दिवस। आइए फटाफट से अपने 10 महत्वपूर्ण तथ्य, 10 का दम, 10 महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आजकल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी या महत्वपूर्ण तथ्य जो दुनिया भर में हुए उनको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला आपने सुना है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल अपराजिता सर्वसम्मति से पारित। कोलकाता के अंदर जो है वो एक डॉक्टर के साथ में बदसलूकी हुई, उनकी हत्या हो गई, रेप हुआ, उस पर एक एंटी रेप बिल आ चुका है, नाम याद रखेंगे अपराजिता। केरल पर्यटन को मिला पाटा गोल्ड अवार्ड। पाटा गोल्ड अवार्ड की फुल फॉर्म क्या है भाई, पाटा गोल्ड है पैसिफिक एशिया, पी का मतलब है पैसिफिक एशिया, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट और एजेंसी, इनके द्वारा जो है वो केरल पर्यटन को मिला है 2024 का पाटा पुरस्कार। भारत ने पैरालंपिक 2024 में बनाया पदकों का रिकॉर्ड। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, और अभी जब मैं क्लास आपको कवर करवा रहा हूं
24 पदक भारत के द्वारा जीते जा चुके हैं, 5 स्वर्ण पदकों सहित, और उम्मीद करते हैं और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई सिंगापुर, ब्रुनेई एक साउथ ईस्ट एशिया का देश है, आपने देखा होगा भारत से थोड़ी दूरी पर है। वहां पे जाने वाले पहले पीएम बने हैं कौन? पीएम नरेंद्र मोदी जी। अभी वहां की यात्रा पे है, वहां पे मस्जिद में भी गए, और वहां पे उसके बाद में सिंगापुर। अगला पॉइंट है, दूसरी विश्व मूक बधिर केवल बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता स्वर्ण। तो ये ध्यान रखें, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, उसके अंदर जो है वो जयपुर की अनुया प्रसाद ने जीता है पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड। नेक्स्ट देखें, राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन हेतु शुरू किया कार्यक्रम, बनेगी 3 कैबिनेट सब कमेटी। क्या है वन स्टेट वन इलेक्शन? अभी आपको पता है अपकमिंग चुनाव कौन से होने वाले हैं। एक तो गांव के अंदर जो सरपंचों के चुनाव होते हैं वो, यानी पंचायती राज के, और चुनाव होने वाले हैं नगर निगम, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में। सरकार ये चाहती है कि मैन पावर भी कम लगे और पैसा भी कम खर्च हो, इसीलिए वन स्टेट वन इलेक्शन के ऊपर उनकी काम चल रहा है। अगला है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उदयपुर केंद्र निधि को खर्च करने में सबसे अव्वल। देखो, भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, उसमें उदयपुर है, एक जिला कौन सा है? जयपुर, एक है अजमेर, एक है कोटा और एक है उदयपुर। उदयपुर जो है जितनी भी राशि केंद्र ने दी थी उन सारी राशि को खर्च कर चुका है, बाकी ने अभी तक भी राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। अगला देखें, जयपुर से ही एक और प्लेयर, जयपुर से प्लेयर कौन है? मात्र 7 वर्ष की उम्र में चॉइस की ग्रा कैटेगरी के अंदर जयपुर के श्रेयसम ने नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, मात्र 7 वर्ष की उम्र में श्रेयसम। ठीक है, अगला देखें, देश में निर्मित पहले स्वदेशी मानव रहित यूएवी बम वर्षक, बम है ये, बम वर्षक FW, नाम नहीं भूलेंगे भाई, FWD 200B। एक बार वापस रिपीट कर लें, FWB 200B, FWD 200B सफलतापूर्वक उड़ान भर चुका है कुछ दिन पूर्व ही। और अंतिम तथ्य है, देखिए, सिद्धार्थ भोरू का नाम नहीं भूलेंगे, सिद्धार्थ भोरू का कहां से संबंधित है? बेंगलुरु से। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, और ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। जैसे कल जो एक महिला थी, उन्होंने, मैंने कवर करवाया था कि जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक उम्र के अंदर जो है वो चढ़ाई की, महाराष्ट्र संबंधित थी, और ये संबंधित है बेंगलुरु से, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति। तो देखें, ये थी आज की हमारी क्लास। आरपीएससी के द्वारा इसी वर्ष आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिए हुए, यानी इन प्रश्नों को अगर आप ढंग से देखेंगे, इनकी व्याख्या को ढंग से देखेंगे, तो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके 1-2 प्रश्न, जिनमें 1-2 ही पूछे जाते हैं किसी किसी एग्जाम में, जबकि अभी जो इस वर्ष प्रतियोगिताएं काफी हुई थी, एग्जाम्स हुए थे सॉरी, उनमें बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, जनसंख्या पे भी है, तो उनको एक एक करके समय समय पर कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में मेरे द्वारा कम प्रश्न पूछे गए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास की तरह थी, आपको ही जवाब देने थे, तो आप भी इस कक्षा के जो सूत्रधार थे। उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास जो आएगी वो भी इसी वर्ष के, क्योंकि देखो आपके लिए इतना संभव नहीं है कि आप जा करके ढूंढें, उन प्रश्नों को छांटें, देखें कि कौन सा टॉपिक में हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। ये जिम्मेदारी हमारी है, आपका काम है बस पढ़ना, तल्लीनता से चीज़ों को नोट करना, साथ साथ जवाब देना, और जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला, वो क्लास के चलते हुए के दौरान अगर नहीं किया है तो करें, और कम से कम 5 से 7 व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। देखिए, कंटेंट के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपकी सफलता सुनिश्चित हो, यही हमारा प्रयास है और यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।